लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय त्रिवेणी डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग का समापन हुआ, जिसमें यूपी के सुशासन, संस्कृति, समृद्धि का गहन चर्चा हुई। इस दौरान महिला, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वक्ताओं ने विचार साझा किए। लखनऊ स्थित एक होटल में 3 दिवसीय डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में सोमवार को समापन समारोह में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सुशासन, संस्कृति और समृद्धि पर चर्चा हुई। चर्चा का मुख्य केंद्र 2 सत्र में समृद्धि और सांस्कृतिक पुनर्जागरण रहा। चर्चा के दौरान अतिथियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भविष्य की समृद्धि काफी हद तक उसकी महिलाएं और युवाओं की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने की काबिलियत पर निर्भर करेगी। पहले सत्र में प्रदेश के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर और जनसेवकों को चुन सकते हैं। इसके साथ कानून और समानता समाज में जरूरी है। आने वाले समय में डिजिटल क्रांति होगी, जिसके लिए हमें हर चीज सीखनी होगी। उन्होंने कहा कि कंटेंट क्रिएटर से नई राह खोली जाएगी। सीएम योगी बार बार याद दिलाते हैं कि किसी भी नई पॉलिसी पर जनता से फीडबैक लो, इसीलिए हम सोशल मीडिया की भी मदद लेते हैं। आपने यहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी निरीक्षण किया, उसके वहां भी आप जाकर के देखे हैं यूपी में कैसे बदल रहा है, बदलता हुआ यूपी क्या है। हमारा जो स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, ये केवल इंस्टीट्यूट नहीं है, ये हमें एफएसएल और साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही नहीं बताता है। हमने सभी प्रकार की आज के समय की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भी एक केंद्र उसको बनाया है। हमारे वहां पे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज भी चल रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या था, यह भूमि उत्तर प्रदेश पुलिस की ही थी, लेकिन इस भूमि पर लखनऊ का एक कुख्यात माफिया कब्जा कर लिया था और गवर्नमेंट उससे भाग चुकी थी, क्योंकि गवर्नमेंट के संरक्षण में, पिछली सरकारों के संरक्षण में वो माफिया इतना प्रभावी था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे खाली करवा ले। जब उस भूमि के बारे में एक दिन मेरे मन में आया 2017 में, मैंने कहा यार इतनी बड़ी आबादी का राज्य है, केवल 4 हमारे पास एफएसएल फॉरेंसिक केवल लैब हमारे पास 4 हैं, कैसे चलेगा इतना बड़ा प्रदेश। जो भी हम जांच भेजते हैं कई कई वर्ष लगते हैं। जब भी मैं पूछता था कि भाई नई लैब्स क्यों नहीं, नई लैबोरेटरीज क्यों नहीं स्थापित करते हो, लोग बोलते थे साहब मैन पावर नहीं मिलेगा। मैंने कभी इंस्टीट्यूट को स्थापित करो, अच्छा पैकेज दो, ये हाथ पे हाथ धरे रहने से नहीं होगा काम। एक दिन यूपी के डीजीपी, और देखो डीजीपी भी कब लेके आए, जिस दिन रिटायरमेंट के ठीक समय में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए। तो मैंने कहा ये क्या है, मैं सोचा कि हो सकता है कि वो अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे। तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा साहब जो है आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा बस अब मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूं। भी आप आश्चर्य करेंगे कि 120 एकड़ लैंड है वो, एयरपोर्ट से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पे। उसकी कीमत कैसा आपको पता होगा। और अच्छा समय आया, मुझे बताया, उसने डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा घबराइए मत। मैंने कागज निकाले उसके, फिर मैंने कहा रेवेन्यू बोर्ड में किस अधिकारी ने इसके पक्ष में किया था, कब किया था, निकालो उसकी पूरी कुंडली निकाल दो। निकाला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को बुलाया। मैंने कहा तत्काल इसको स्टे करो। वह हाई कोर्ट गया, मैंने इधर एफआईआर लॉन्च करवाई और फिर वहां पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था। पहली बार जब लखनऊ में उसने बुलडोजर देखा तो उसके बाद वो तुरंत आया सिलेंडर कर। उसने कहा साहब आप एफआईआर में कुछ मत करिए, मैं पूरी लैंड गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहा हूं। मैंने कहा तो हम ले ही चुके हैं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है।
लेकिन याद करना, आगे से अगर कहीं तुमने यूपी के अंदर लैंड कब्जा की तो मान के चलो कि तुम्हें यूपी में कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। और आज आप देख रहे होंगे वहां पे बच्चे डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी ने पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक लंबी यात्रा तय की है। पहचान के संकट से मुक्त हुआ है। बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बन करके अपनी ताकत का एहसास हर एक सेक्टर में करवाया है। अब यूपी देश के अंदर पिछड़े राज्यों में नहीं गिना जाता। इकोनॉमी में देश के टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी आता है। देश की किसी भी वेलफेयर की स्कीम हो उसमें यूपी देश के अंदर टॉप 2 में, यानी नंबर 1 पर होगा, नहीं तो नंबर 2 पर तो यूपी का नाम अवश्य होगा। किसी भी स्कीम में अगर आप उठाकर देखेंगे, ये जरूर यूपी आज के दिन पर देखने को मिलता है। निवेश के मामले में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश यूपी जैसे राज्य में कल्पना थी, आज है। और यूपी ने अपने अनुरूप उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पिछले 9 वर्ष के अंदर क्रिएट किया। हम लोग आए थे, यूपी के अंदर केवल 1.5 एक्सप्रेसवे थे। आज भारत की एक्सप्रेसवे में 60% एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क भी यूपी के पास है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सब से जो भी कनेक्टिविटी है, एक देश है नेपाल और शेष राज्य है। इन सब से हमारी जो कनेक्टिविटी है आज के दिन पे वो 4 लेन की है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन के साथ हम लोगों ने जोड़ा। हर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ा। 16,000 किलोमीटर का हमारे पास रेलवे का नेटवर्क यूपी के पास है। देश के अंदर 20 सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा है, उसमें से 7 सिटी केवल यूपी की हैं। देश का पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल रही है। देश का पहला इनलैंड वाटरवे यूपी के अंदर चल रहा है, वाराणसी से हल्दिया के बीच में। और देश की पहली सिटी रोपवे ये वाराणसी के अंदर अगले कुछ ही महीनों में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से वाराणसी के अंदर प्रारंभ होने जा रही है। अब यूपी का नौजवान, यूपी का नागरिक, यूपी का गांव का व्यक्ति, गांव का किसान हो, कोई भी पहचान के लिए मोहताज आज के दिन पे नहीं है। और ये पहचान हमें तब मिली जब प्रधानमंत्री जी ने उस प्रकार का विजन देशवासियों को दिया। और मेरा मानना है, सरकार अगर कुछ अच्छा कदम उठाती है, अच्छे कार्य कर रही है, तो पब्लिक उसको समर्थन देती है। बोलती नहीं होगी लेकिन समर्थन देती है। मैं आज के अवसर पर आप सबसे यही अपील करूंगा कि आप केवल एक क्रिएटर नहीं हैं, आप तो एक ओपिनियन मेकर के रूप में आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। विनय जी ने ठीक कहा, मीडिया की एक छवि क्या है कि जो नेगेटिव होगा वही हम प्रस्तुत करेंगे, वही समाचार है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। न्यूज को न्यूज के रूप में प्रस्तुत करना ये मीडिया का काम है, व्यूज नहीं। अगर आप न्यूज की बात कर रहे हैं तो न्यूज में न्यूज आना चाहिए, व्यूज नहीं आना चाहिए। व्यूज के लिए आपके पास फिर एक कॉलम अलग से होता है, उसमें आप दे सकते हैं। और एज ए क्रिएटर आप समाज को एक उस विजन के साथ जोड़ सकते हैं जो
समाज की ओपिनियन को सच के साथ जोड़ने का साहस कर सके। सच के साथ चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अंततः वही होता है जिसको हम कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। और उसी के साथ हम लोगों को अपनी उन जिम्मेदारियों का हर व्यक्ति एहसास कर ले तो परिणाम आएंगे। यूपी में अयोध्या का जो आध्यात्मिक पुनर्जागरण है, ये आपने इस चीज को देखा है। काशी में कभी आ पाइए, काशी की ज्ञान और सांस्कृतिक धारा की जो धरोहर है उसको एहसास करिए। प्रयागराज कुंभ की अवधारणा को बदलने का काम जो प्रयागराज ने किया है कुंभ के माध्यम से, जो लोग कहते थे कुंभ में केवल जाति विशेष के लोग स्नान करते हैं, प्रयागराज के बारे में जो ये मानते थे कि कुंभ का मतलब यह है कि गंदगी का प्रतीक, भगदड़ का प्रतीक, उस अवधारणा को डबल इंजन सरकार ने बदला है। कहा नहीं, गलत धारणा आप बनाते थे। कुंभ का मतलब प्रयागराज को सामाजिक समता की भूमि के रूप में सबके सामने उस आध्यात्मिक धारा के रूप में जिसने समता का और सामाजिक समरसता का उदाहरण प्रस्तुत किया हो। हर व्यक्ति बिना जाति, बिना मत, बिना संप्रदाय के वहां जाकर के एक ही संगम में स्नान करता है जहां मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। वो प्रयागराज की धरती है। आप बुंदेलखंड को देखेंगे, कितना परिवर्तन हुआ है बुंदेलखंड में। आज बुंदेलखंड में पलायन नहीं है, आज यूपी से पलायन नहीं है। आज बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना काम कर रही है, हर खेत में पानी पहुंच रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में बन रहे हैं। ये परिवर्तन है, उसकी एक भूमि, परिवर्तन की भूमि। और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बीमारी के लिए जाना जाता था, पलायन के लिए जाना जाता था, आज अपने विकास के मॉडल के लिए जाना जा रहा है।